नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज हमारी सीडीपी की क्लास है और ये 28वीं क्लास है। इससे पहले 27 क्लासें हो चुकी हैं। देखिए मित्रों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो सबसे अलग है। इस तरह से पढ़ाता हुआ यूट्यूब पर आपको मैं ही मिलूँगा। मेरा तरीका है पॉजिटिव और नेगेटिव का। ये ऐसा तरीका है जो 60 सेकंड का जो प्रश्न है उसको 6 सेकंड में ख़त्म कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव से। तो आप इस पॉजिटिव और नेगेटिव को अच्छे से समझने का प्रयास करें और इसके समझने का तरीका बड़ा आसान है। जो भी क्लास देख रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हैं, बस आप सीरियल वाइज देखो, आपको नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आते जाएंगे। और वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो जो चीज़ मैं पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव भी समझ में नहीं आएगा। और भाई, एक काम आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और अब क्योंकि पेपर आने वाला है, आपको पता ही 31 जनवरी को पेपर है, तो रोज़ 2 या 3 क्लासें आएंगी। अगर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करोगे तो आप क्लास छूट जाएगी, तो आपका बड़ा नुकसान रहेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वही वो अपनी पीडीएफ निकाल लीजिए और जो जो वर्क मैं यहाँ करता हूँ सेम ऐसा ही आप करें। जो नेगेटिव पॉजिटिव बताता हूँ वो लिखें, और जो थ्योरी मैं वर्बली यहाँ पे बता देता हूँ आप उसको भी लिखो। सीटेट में इससे ज़्यादा थ्योरी आएगी नहीं, डीप थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हम पढ़ेंगे डीएसएसबी में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अधिगम निर्योग्यता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं। देखो, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 8 हैं, लगभग 7 या 8 जो सीटेट में पूछी जाती हैं। और 2 नंबर तो हर हाल में, बल्कि कई बार 3 नंबर की भी पूछी जाती हैं। अगर आप कन्फ्यूजन में रहते हैं हमेशा कि भाई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कैसे याद करें, तो आप मेरे चैनल पर जाना, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है गौतम ट्रिक, उसमें 4-5 ट्रिक पड़ी हुई हैं। अगर आपने उनको देख लिया ना, तो आप ये मान लेना कि थ्योरी का आधा सिलेबस आपका सीटेट का कवर हो जाएगा। और इतनी बेहतरीन ट्रिक है कि आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते, बस एक बार आप पढ़ के देख लेना। चलिए फिलहाल इसकी बात करते हैं। अधिगम निर्योग्यता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है। समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है। तो देखो, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे मान लो डिस्ग्राफिया है, या आपका क्या कहते हैं डिसलेक्सिया है, तो अब जो डिसलेक्सिया है क्या वो ठीक नहीं हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ निवेश करना पड़ेगा, यानी कि बच्चे का कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आपने फिल्म देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसमें जो बच्चा होता है उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ठीक हो जाती है। तो ये ठीक हो सकती है, बिल्कुल सही बात। यह स्थिर अवस्था है। देखिए, अगर स्थिर अवस्था है, परमानेंट, तो फिर तो ठीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो ठीक हो जाती है, तो इसका मतलब ये बात गलत लिखी हुई है और ये बात भी गलत लिखी हुई है। यह एक चर अवस्था है। चर अवस्था का मतलब है जो आज है कल ना हो सकता है परसों दोबारा हो जाए, यानी कि आती जाती रहती है, तो ये बात ठीक है। अगर बच्चे को किसी तरह की एलडी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वो ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है। ये चर अवस्था है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। अरे भाई, अगर बच्चे को डिसलेक्सिया है या और कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसकी पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, तो ये हानि करती है, ये बात भी गलत है। इसमें एक ही बात सही है, सी। देखो भाई, एक चीज़ और समझ लो, जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, जैसे मैंने बताया कि अगर फर्स्ट पेपर है तो 90 मार्क्स का सीडीपी का पोर्शन होता है। इस 90 में से जो 80 नंबर है ना, वो तो होंगे नेगेटिव पॉजिटिव के, और जो 10 नंबर होंगे वो होगी प्रॉपर थ्योरी। और ये वही क्वेश्चन है प्रॉपर थ्योरी वाला, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रोल नहीं होगा, आपको सीधे सीधे थ्योरी का आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। के अतिरिक्त यानी कि एक को छोड़ के बाकी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा समस्या समाधान जो प्रक्रिया होती है उसका चरण नहीं है। तो देखिए, मैं समस्या समाधान के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है समस्या को पहचानना। इसके बाद समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, और फिर वो समस्या कैसे सॉल्व होगी। ये तो 3 जो हैं ये समस्या समाधान के चरण हैं, जबकि ये नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम समस्या को जान लें और फिर उस पर वर्क करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। परिणाम क्या होगा, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो ये इसका चरण नहीं है, ए आंसर है। ये प्रॉपर थ्योरी थी, प्रॉपर आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया। तो देखो मित्रों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सीटेट में भी और डीएसएसबी में भी, ये एक तो भाई पावलोव हो गया, एक थॉर्नडाइक हो गया, और एक आपका क्या कहते हैं, क्या नाम था यार इसका, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। चलिए भाई, अभी बता दूंगा, याद आ जाएगा। तो ये इन्होंने क्या है प्रयोग किए, ये 4 लोग थे। स्किनर, याद आ गया, बता देता हूँ। एक पावलोव, और एक आपका थॉर्नडाइक, और एक कौन था भाई, एक था आपका कोहलर। इन 4 लोगों ने प्रयोग किए, किसी ने बिल्ली पे, किसी ने बंदर पे, किसी ने चूहे के, तो किसी भी कुत्ते ने।
तो इन प्रयोगों में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार किसने किस पे प्रयोग किया था, क्या प्रयोग किया था। तो आप अगर इस कन्फ्यूजन से दूर होना चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा बता दूं, वही गौतम स्ट्रीक में जाना, वहाँ पे एक कविता है छोटी सी इन चारों के बारे में। अगर आपने ये कविता पढ़ ली तो आप कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि किसने कौन सा नियम दिया, किस पे प्रयोग किया और क्या उन्होंने प्रयोग किया था। ये सब आपको एकदम से कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए वो तो आप वहाँ पे जाके देख लोगे, यहाँ फिलहाल हम इसका आंसर बताते हैं। तो जो पावलोव जो था उसने किस पे प्रयोग किया था, उसने कुत्ते पे प्रयोग किया था। इसका जो प्रयोग था कुत्ते पे था, और इसने जो सिद्धांत दिया उसके बारे में आप उस ट्रिक में पढ़ना, बहुत बेहतरीन ट्रिक है वो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूझ द्वारा सीख, ये भी उसका ये उन चारों में से ये भी एक है। तो आप वो अगर ट्रिक पढ़ लेंगे, वो कविता पढ़ लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिलहाल इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, कोहलर। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, सुल्तान जो बनवानुस था उस पर प्रयोग किया था। आप उस कविता को जरूर पढ़ें, आपको बिल्कुल ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये सीधी सीधी थ्योरी है, सीधे सीधा आंसर, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये सीधी सीधी परिभाषा पूछ रहा है, तो सीधा आंसर देना पड़ेगा हमें, प्रेरणा, मोटिवेशन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो देखो वो ये कह रहा है कि सर्वाधिक प्रभावी विधि, तो सर्वाधिक प्रभावी विधि वही होगी जो पॉजिटिव होगी। क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ो, 80 क्वेश्चनों को आपको इस तरह से पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। और जब आप इस तरह से पढ़ने की हैबिट डाल लोगे तो आप अपने आप आपको दिख जाएगा कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है नेगेटिव, और जैसे ही आपको पता चलेगा आपको मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव वहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। तो चलो भाई पॉजिटिव आंसर करना है हमें। फोर्थ से चलते हैं, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। अपेक्षा या उपेक्षा दोनों वर्ड नेगेटिव हैं, इनको आप लिख लो। अगर ये आते हैं तो ये नेगेटिव होते हैं। अब ये क्यों नेगेटिव होते हैं, देखो दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव को ढंग से सीखना चाह रहे हो तो सारी क्लासेस सीरियल वाइज देखो, बिना स्किप किए, समझ जाओगे। यहाँ फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो आ रहा है 5 से लेकर 10-12 साल तक का बच्चा। अब ये 5 से लेकर 10-12 साल का बच्चा आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता, और अगर वो कोशिश भी करेगा तो बच्चा दबाव में आ जाएगा, बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा, और जो चीज़ बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है वो नेगेटिव है, ध्यान रहे। अगला देखेंगे, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करना नेगेटिव है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तुलना करोगे, अरे कोई भी 2 बच्चे जो जुड़वा होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं, तो तुलना करना है बेकार, तुलना करना है नेगेटिव। दूसरा देखेंगे, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सके। आप देखो रुचि जो शब्द है ये तो पॉजिटिव है, लेकिन किसकी रुचि की बात हो रही, आपकी, यानी कि टीचर की। तो टीचर की तो बात हमें करनी ही नहीं है सीटेट में, हमें सीटेट में सिर्फ और सिर्फ बच्चे की बात करनी है। तो भाई ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये तो हो गए 3 नेगेटिव, तो आंसर तो यही बचेगा। अब इसमें पॉजिटिव क्या है, क्योंकि पॉजिटिव ही पूछ रहा है वो जरूर देख लेते हैं हम। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। विश्वास, अगर आप बच्चे पे विश्वास करते हैं, उसको बोलते हैं कि बेटा तू कर तो सही इसको, मुझे पता है तू कर लेगा, तो अभी डर रहा है थोड़ा सा, एक सवाल कर दे दूसरा भी हो जाएगा, तो बच्चे को आपसे थोड़ा सा जब प्रोत्साहन मिलेगा तो उसको करने में उसको लगेगा कि हाँ सर जी मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब मैं कर सकता हूँ। तो आपको अगर ये करोगे तो जो वंचित विद्यार्थी है वो अपनी पूरी भागीदारिता को प्रदर्शित करेगा। अब देखो अगर आपको मान लो नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं तो देखो कितनी जल्दी सॉल्व होता है। क्या पूछ रहा है, इतना तो आप समझ जाओगे कि पॉजिटिव पूछ रहा है, तो पॉजिटिव ढूंढना है। देखिए अपेक्षा नेगेटिव, तुलना करना नेगेटिव, रुचि टीचर की है तो नेगेटिव, आंसर ये रहा। 6 सेकंड में हो गया ना सॉल्व, क्योंकि ये तो तीनों नेगेटिव आ गए तो आंसर तो यही होगा। इसमें पॉजिटिव क्या है, विश्वास शब्द पॉजिटिव है, आंसर कर दो और बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आओगे। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में, तो भाई मनोविज्ञान ने पॉजिटिव चीज़ ही दी होगी, तो पॉजिटिव चीज़ ढूंढते हैं। विषय केंद्रित पॉजिटिव नहीं है, शिक्षक केंद्रित तो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, क्रिया केंद्रित ये पॉजिटिव हो सकता है कि बच्चे को आप एक्टिविटी के माध्यम से सिखाओ, तो ये आंसर हो सकता है। बाल केंद्रित प्रॉपर पॉजिटिव है। तो जब आप 2 में फंस जाओ या 3 में फंस जाओ या 4 में फंस जाओ, जो आपको लगे कि 2 आंसर हैं, 3 आंसर हैं या 4 आंसर हैं, तो इसके लिए एक मंत्र देता हूँ। पहला मंत्र, आप ये देखिए कि व्यापकता कहाँ है, स्कोप ज़्यादा कहाँ है, बच्चा ज़्यादा कहाँ सीख रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है,
बच्चे के पास कहाँ ज़्यादा चांसेस हैं कुछ करके सीखने के, वही आंसर होगा। तो देखो, एक तो क्रिया केंद्रित यानी कि आप बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाओ, और एक बाल केंद्रित यानी कि जो बच्चा चाहता वो करवाओ, तो बच्चा इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, इसलिए डी आंसर। पॉजिटिव पूछ रहा था, पॉजिटिव मिल गया। और अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता है तो देखो, ये तो मैंने समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, वैसे भी देख लो, सबसे बड़ा योगदान पॉजिटिव चीज़ होगी तो पॉजिटिव ढूंढो। भाई बाल केंद्रित ये पॉजिटिव, और कोई पॉजिटिव इसमें है नहीं, आंसर करके आगे बढ़ जाना, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। भाई इनकी आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस नेगेटिव पॉजिटिव की। वो कैसे होगी, इसका भी एक तरीका है। 3000 क्वेश्चनों की एक PDF है मेरे पास सीटेट की ही, सब में ऐसे ही क्वेश्चन है सारे MCQ, क्योंकि यही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। और भाई ये सारे सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप सोच रहे हो फिर तो सर जी हम मूर्ख बना रहे हैं, ये तो आ चुके अब आएंगे नहीं। अरे भाई नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, शब्द कहाँ से नहीं लाएंगे, शब्द तो यही देंगे बार बार। और भाई मैं शब्द ही पढ़ाता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी थ्योरी तो समझा ही देता हूँ आपको साथ साथ, शब्द तो यही आएंगे, इसलिए आप नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस करो। 3000 क्वेश्चन की एक PDF है मेरे पास, आप इसको मुझसे ले सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहिए। और भी कोई आपको मदद की जरूरत होगी तो आप मुझे बताना, मैं वो भी करवाऊँगा। चलिए, सृजनवाद में, सृजनवाद यानी कि जो क्रिएटिविटी होती है उसकी बात कर रहा है, तो कोई पॉजिटिव चीज़ ही होगी, क्योंकि जो सृजनवाद है, क्रिएटिविटी जो है, ये पॉजिटिव चीज़ है। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें पॉजिटिव ढूंढना है। चलिए यहाँ से चलते हैं। शिक्षा व्यवहारवादी होती है, तो देखो व्यवहार जो है ये पॉजिटिव वर्ड है लगभग, लेकिन ये लगभग मतलब कितना पॉजिटिव है कि इसको हम होल्ड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जर्नली क्या होगा, इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है आपको। चलिए, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, बाल केंद्रित प्रॉपर पॉजिटिव है। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षक के अगर शिक्षक केंद्रित कोई चीज़ है तो नेगेटिव है। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, निष्क्रिय जो वर्ड है ये नेगेटिव है, निष्क्रिय वर्ड जो है नेगेटिव है। पूछ क्या रहा था, पॉजिटिव, तो देखो भाई अब आप दो में हो सकता है फंस गए, A और B तो बिल्कुल नेगेटिव, शिक्षक केंद्रित नेगेटिव, निष्क्रिय नेगेटिव। बाल केंद्रित पॉजिटिव, व्यवहारवादी ये भी कुछ हद तक पॉजिटिव है, लेकिन बाल केंद्रित ज़्यादा पॉजिटिव। मैंने बताया ज़्यादा कैसे है, क्योंकि सब कुछ बच्चे के हिसाब से हो रहा है, जब सब कुछ बच्चे के हिसाब से होगा तो वही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, इसलिए आप इसको C को आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या उचित है। भाई वही चीज़ उचित होगी जो पॉजिटिव होगी। तो आप देखिए कि मैं जितने भी आप मेरे वीडियोस देखेंगे, जितनी भी क्लास देखेंगे, मैं सब में पॉजिटिव और नेगेटिव से ही क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ। इसका मतलब भाई इस मेथड में दम है, और इतना दम है कि पिछले 7 सालों से मैं अपने इंस्टीट्यूट पे 100% रिजल्ट दे रहा हूँ, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। 100% रिजल्ट यहाँ पे भी आएगा अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करेंगे और इस मेथड को समझेंगे। चलिए पॉजिटिव बताते हैं, यहाँ से चलते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। ही शब्द कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना, ये बड़ा सबसे छोटा नेगेटिव है। इसमें होता क्या है, ही में ना आप बाउंड हो जाते हो, एक ही चीज़ पे आपको लाके खड़ा कर देता है यही। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको बाउंड कर दे वो नेगेटिव होगी, बच्चे को बाउंड कर दे वो भी नेगेटिव होगी। हमें ढूंढना पॉजिटिव था, ये तो हो गया ही नेगेटिव, तो इसको छोड़ दो। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, इसको थोड़ा होल्ड पर रखेंगे, अभी इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ है नहीं, इसको होल्ड करेंगे। दूसरा देखो, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं तथा कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी ग्रहण करते हैं। सदैव, हमेशा, कहीं पे भी आए क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। ये जो मैं डंडा लगाता हूँ जनरली नेगेटिव का होता है, और जो ये गोला बना देता हूँ ये पॉजिटिव का होता है। ये मेरी हैबिट है, आप भी इस तरह की हैबिट बना सकते हो। तो भाई ये नेगेटिव। सदैव का मतलब होता है कि वो ये कह रहा है कि हमेशा ऐसा ही होगा, जबकि छोटी क्लासों में ये नहीं है। 5 से लेकर 10 साल का बच्चा, हो सकता है आज बच्चा A मेथड से सीख रहा हो, कल A से ना सीख के B से सीखे, तो सदैव होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी नेगेटिव। ये देखो, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। यानी कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली है, वो दूसरे को भी प्रतिभाशाली बना देगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो प्रतिभाशालिता होती है वो आपकी वातावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल होती है। तो हर बच्चे में ये अलग अलग होता है, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को कुशल नहीं बना सकता, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। तो देखो, पहला आंसर नहीं हो सकता, ये नेगेटिव हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये नेगेटिव हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर तो यही है। और मैं आपको बताऊं कि सीटेट में कई ऐसे सवाल आएंगे जो आपको लगेगा यार इसका तो कुछ मतलब ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आंसर वही होते हैं, बट नेगेटिव पॉजिटिव से आप आंसर पे पहुंच जाओगे। अब इसको समझा भी देता हूं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता, यानी कि जो बच्चे में इमोशनल चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से कई बार वो भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। यानी कि ऐसा कई बार होता है कि
फर्स्ट आने वाला बच्चा भी अपने इमोशंस के चक्कर में आके कई बार फेल हो जाता है। इसका मतलब ये है, और यही बात सही है। लेकिन ये थ्योरी सारी समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको क्या समझना है? नेगेटिव पॉजिटिव। ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कैसे होगा। आपने कहा कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है, तो पॉजिटिव ढूंढते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे को कुशल नहीं बना सकता, ये बात तय है, तो ये तो नेगेटिव ही हो गया। सदैव नेगेटिव, ही नेगेटिव। अब ये हो नहीं सकता, ये दो नेगेटिव, तो आंसर ये आगे बढ़ जाओ करके, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 नंबर मिलेगा। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है किस चीज़ पे? पॉजिटिव चीज़ पे होना चाहिए। समावेशन समझ लो क्या होता है। आजकल समावेशी शिक्षा चल रही है। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि नॉर्मल बच्चा और डिसेबल बच्चा, ये दोनों बच्चे एक ही क्लास में एक ही टीचर के द्वारा पढ़ेंगे। अगर जो डिसेबल बच्चा है उसको कोई दिक्कत है तो उसके लिए विद्यालय को अलग से प्रावधान करने पड़ेंगे। ये समावेशी शिक्षा या समावेशन है। तो पॉजिटिव चीज़ देखते हैं, यहाँ से चलेंगे। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर देखिए, सीटेट का जो सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस बच्चा जो है, आपका चाइल्ड जो है, उसके स्कूली जीवन के आगे पीछे घूमता है, जिसमें अभिभावकों का योगदान बहुत कम होता है। इसलिए अभिभावक भी लगभग नेगेटिव होते हैं। और जो ये आवश्यकता शब्द है ये पॉजिटिव है, बट कब पॉजिटिव है? जब ये आवश्यकता बच्चे की हो, लेकिन यहाँ आवश्यकता किसकी? अभिभावक की, तो इसलिए ये हो गई नेगेटिव। तो ये तो आंसर है नहीं। अगला चलो, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो भाई जो निर्योग बच्चा है, जो डिसेबल बच्चा, आप उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हो। बाकी की मान लो 30 बच्चों की क्लास है आपकी और आपने एक बच्चे के लिए 29 बच्चों की पढ़ाई को अफेक्ट कर दिया, तो ये कहीं की समझदारी नहीं है। ये सेंटेंस नेगेटिव। किसी भी बच्चे का अगर नुकसान हो रहा है, किसी ऑप्शन को पढ़ के ऐसा लग रहा है, तो वो नेगेटिव होगा। एक तरफा नहीं जाना है। केवल शब्द कहीं भी आ जाए, केवल, मात्र, ही, सिर्फ, तो ये नेगेटिव होगा। निर्योग छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, अब आवश्यकता तो पॉजिटिव है लेकिन बच्चे की भी है, लेकिन कौन से बच्चे की? जो सिर्फ निर्योग है। तो भाई अगर आप निर्योग बच्चे की ही आवश्यकता की पूर्ति करते रहोगे तो जो बाकी बच्चे उनका क्या होगा? इसलिए भाई ये भी नेगेटिव। तो दूसरा, तीसरा, चौथा नेगेटिव। आंसर तो यही बचा। देख लो, बिना पढ़े भी आंसर आएगा, है ना। ये नेगेटिव पॉजिटिव का कमाल है। अब इसको समझ लो, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अतिसूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, यानी कि जो विशिष्ट श्रेणी वाला बच्चा है उसके लिए क्या प्रावधान करने हैं, वही समावेशी शिक्षा है। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे बच्चों उनको छोड़ दो, नहीं। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि वो बच्चे तो जो हैं नॉर्मल वो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो विशिष्ट श्रेणी वाले जिनको विशेष आवश्यकता है उसके लिए आप अलग से प्रावधान करो। आंसर ए। तो मित्रों, ये छोटी सी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसी भी आपको लगी क्लास अच्छी बुरी कमेंट करके जरूर बताएं। शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चों का भी भला हो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखो भाई, लाइक करोगे तो थोड़ा सा हौसला मिलता है, आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। बाकी सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे सिर्फ सीटेट, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ। मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ कि सीटेट भी पढ़ा दूँ, है ना, यूपी टेट भी पढ़ा दूँ, एच टेट भी पढ़ा दूँ, डीएसएस भी पढ़ा दूँ, केएस भी पढ़ा दूँ। और इतना ज्ञानी कोई होता भी नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो वो आपको मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं है। मेरे पास सीटेट के लिए आप आइए और सीटेट को क्लियर कीजिए गारंटी के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।